हेलो बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम। इसे कोएगुलेशन सिस्टम या हीमोस्टैटिक सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम के अंतर्गत हम देखेंगे कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। सबसे पहले 1903 में मोराविट्स नाम के साइंटिस्ट ने एक सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म बताई थी ब्लड क्लॉटिंग की, जिसके अंतर्गत ब्लड प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है जब चोट लगती है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है, और ये जो थ्रोम्बिन है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। इसके बाद में बहुत सारी थ्योरीज ब्लड क्लॉटिंग की आई थी, जैसे कि बेस्ट एंड टेलर की थ्योरी, हॉवेल्स थ्योरी, फ्यूल्ड एंड स्पायरो की थ्योरी, और एंजाइम कैस्केड हाइपोथेसिस। तो एंजाइम कैस्केड हाइपोथेसिस जो है वो सबसे रिसेंट है। एंजाइम कैस्केड सबसे रिसेंट थ्योरी है। इसके अनुसार ब्लड क्लॉटिंग में 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। पहला है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा है कैल्शियम आयन, फिर प्रोएसिलरीन, एसिलरीन, प्रोकन्वर्टिन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, हैगमैन फैक्टर एंड फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। तो ये 13 फैक्टर जो है ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इस पाथवे इसमें दो पाथवे इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम कैस्केड थ्योरी में दो पाथवे इन्वॉल्व होते हैं। पहला है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में जब क्लॉटिंग की शुरुआत अंदर से होती है, अंदर से मीन्स ब्लड वेसल के अंदर से जब क्लॉटिंग की शुरुआत होती है तो वह पाथवे कहलाता है इंट्रिंसिक पाथवे। तो यहाँ पर क्या होता है, जनरली ब्लड जो है वो ब्लड वेसल में जब बहता है तो ये स्मूथ सरफेस रहती है, किंतु जब चोट लगती है तो क्या होता है, ये सरफेस खुरदरी हो जाती है इस तरह से। तो ब्लड को खुरदरी सतह से बहता है ब्लड, तो फैक्टर 12 जो है वो एक्टिवेट होता है। जब जो 12 फैक्टर है वो 12 फैक्टर एक्टिवेट हो करके जो है प्री कैलिक्रीन को, ये जो कैलिक्रीन है इसका प्रिकर्सर प्री कैलिक्रीन को एक्टिवेट करता है और बनाता है कैलिक्रीन, है ना। ये कैलिक्रीन फिर फैक्टर 12 को एक्टिवेट करता है ना। देखिए पहले फैक्टर 12 था, 12 ने क्या किया, कैलिक्रीन काइनोजन को एक्टिवेट किया, और कैलिक्रीन काइनोजन ने फिर 12 को एक्टिवेट किया, है ना। पहले फैक्टर 12 एक्टिवेट हुआ, फिर कैलिक्रीन काइनोजन हुआ, और फिर कैलिक्रीन के बाद में उसने वापस फैक्टर 12 को एक्टिवेट किया। तो इस प्रकार से पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है, पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है। कैलिक्रीन काइनोजन की उपस्थिति में अब जो होता है इस क्रिया में जो है वो HMW काइनोजन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जो होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन होता है और एक को फैक्टर के रूप में काम करता है। यह प्री कैलिक्रीन और फैक्टर 12 कैलिक्रीन के प्रिकर्सर, यह जो HMW काइनोजन है ये प्री कैलिक्रीन और फैक्टर 12 को जो है वो एक एक दूसरे के पास में लाने में मदद करता है। तो अब ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है, ये HMW काइनोजन का भी मैंने वर्क बता दिया कि प्री कैलिक्रीन और फैक्टर 12 को जो है पास लाने में मदद करता है, जिससे कि फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है ना। इस प्रकार और इस कॉम्प्लेक्स को स्थायित्व देने का भी ये काम करता है। इसके अंदर फैक्टर 12 जो है वो फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 11 जो है कैल्शियम आयन की उपस्थिति में फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है, और फैक्टर 9 फैक्टर 8 और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं। या और फैक्टर 10 जो है वो फैक्टर 5 प्लस कैल्शियम आयन प्लस प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड
के साथ मिल करके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाते हैं और यह प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने का काम करता है तथा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर की मदद से टाइट क्लॉट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यह तो था आपका इंट्रिंसिक पाथवे। इसे याद करने के लिए मैंने यहाँ पर समराइज फॉर्म में भी लिख दिया है, जैसे कि कॉलेजन एक्सपोजर हुआ, फैक्टर 12 एक्टिवेट हुआ, फैक्टर 12 ने 11 को किया, 11 ने 9वें और 8वें की उपस्थिति में 10वें फैक्टर को एक्टिवेट किया, 10वें फैक्टर ने एक्टिवेटेड जो 10वां फैक्टर है वो उसने 5th नंबर के फैक्टर से, कैल्शियम आयन से और प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड से मिल करके बनाया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और उसके बाद में ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर टाइट क्लॉट के रूप में बदल जाता है। ये था हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। अब हम आते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे में। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जब टिश्यू डैमेज होता है, देखिए यहाँ पर ब्लड वेसल डैमेज हुई थी, कोलेजन एक्सपोज हुआ था, लेकिन यहाँ पर टिश्यू डैमेज हो रहा है ना, यहाँ पर टिश्यू डैमेज हो रहा है। जब टिश्यू डैमेज होता है तो क्या होता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन लिबरेट होता है ना। टिश्यू जब डैमेज हुआ तो क्या निकला, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन लिबरेट हुआ, फैक्टर 3 है ना। और टिश्यू फैक्टर 3 जो है फैक्टर 7 प्लस कैल्शियम आयन की उपस्थिति में फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं ना। और फैक्टर 10 जो है वो फिर ये पाथवे जो इंट्रिंसिक पाथवे जैसे चालू हुआ था फैक्टर 10 के बाद में, बिल्कुल सेम पाथवे अब एक्सट्रिंसिक में भी होता है कि ये जो फैक्टर 10 है, फैक्टर 5 कैल्शियम आयन और प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड है ना, फैक्टर 5 कैल्शियम आयन और प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड, इनकी उपस्थिति में क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ना। और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। मीन्स फैक्टर 10 के बाद में सेम चलता है पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे जैसा। अब हम आते हैं एंटी कोएगुलेंट पर। एंटी कोएगुलेंट एक तो होता है स्मूथ सरफेस ऑफ ब्लड वेसल, यदि स्मूथ सरफेस है तो क्लॉटिंग, इंटरनल क्लॉटिंग नहीं होगा। यदि डैमेज हो जाएगी सरफेस तो क्या होगा, क्लॉटिंग होने के चांस बढ़ जाएंगे इंट्रिंसिक पाथवे के द्वारा, क्योंकि बार बार फैक्टर एक्टिवेट होगा। दूसरा है हीपेरिन जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। तीसरा है हीरोडिन जो कि लीच के सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। चौथा है विटामिन के, इसका यदि डेफिशिएंसी हो जाएगा तो भी ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। और चौथा है कैल्शियम आयन, इसकी भी कमी से ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आती है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से ये एंटीकोएगुलेंट ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में मदद करते हैं। यदि आपको यह टॉपिक पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस डालिएगा, जिसका कि मैं आंसर अवश्य दूंगी आप लोगों को। बेल आइकॉन प्रेस करिएगा और शेयर करिएगा यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।